नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 4 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और अब खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। एक बड़ी खबर भदोही से इस वक्त हमारे पास है। पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से AK-47 बरामद हुई है। बेटे विष्णु मिश्र की निशानदेही पर बरामदगी का दावा किया जा रहा है। विष्णु मिश्र को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमवा में है ये पेट्रोल पंप। ये देखिए, भदोही से तस्वीरें। पूर्व विधायक विजय मिश्र के पेट्रोल पंप से ये बरामद हुई है AK-47। रिमांड पर लेकर उनके बेटे से पूछताछ कर रही थी पुलिस। अमवा में है पेट्रोल पंप गोपीगंज के। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि निशानदेही पर ये AK-47 बरामद हुई है। किसकी निशानदेही पर? पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे की निशानदेही पर। रिमांड में लेकर उनके बेटे से पूछताछ कर रही है पुलिस। तस्वीरें एक्सक्लूसिव ABP गंगा की स्क्रीन पर। पुलिस को भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये वीडियो एक्सक्लूसिव भदोही से। विष्णु मिश्र जो कि पूर्व विधायक विजय मिश्र के बेटे हैं, उनकी निशानदेही पर ये चीजें बरामद हुई हैं। AK-47 और सैकड़ों कारतूस पेट्रोल पंप से। 4 मैगजीन्स भी बरामद की गई हैं। सैकड़ों कारतूस भी मिले हैं। हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ये किस मामले में रिमांड में लेकर विष्णु मिश्र से पूछताछ हो रही है? क्या उन्होंने पुलिस को बताया? क्या दावे हैं? क्या हुआ है? जी, मैं बता दूं कि पिछले दौरान जो है विष्णु मिश्रा जब फरारी कर रही थी इनकी, तो STF बरामदी जो थी तो गोपीगंज के एक जगह पे उन्होंने छापा मारा था और उन्होंने वहाँ दावा किया था कि विष्णु मिश्रा यहाँ से फरार हो गए हैं। जिसके बाद विष्णु मिश्रा का एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमको फंसाया जा रहा है, इसलिए हम फरार चल रहे हैं और हमें सही अगर सुविधा मिले तो हम हम गिरफ्तारी दे सकते हैं। लेकिन उसी डर से वो डरे रहे, भागे रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जो है वहाँ की STF ने मुंबई के पुणे से इनको गिरफ्तार किया था और जेल में लाके यहाँ पे दे दिया था, जिसमें न्यायालय ने उनको न्याय हिरासत में जेल भेज दिया था 14 दिन के लिए। पुलिस ने जो है न्यायालय से रिमांड मांगा था, तो न्यायालय ने उनको रिमांड 5 घंटे का दिया था और उसके बाद पूछताछ में पता चला कि पुलिस ने दावा किया है कि जो पेट्रोल टंकी है जहां से असलहे बरामद हुए हैं वो विष्णु मिश्रा की निशानदेही पे बरामद हुआ है। जी, ये जो चीजें बरामद हुई हैं जिसका वीडियो हम देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कारतूस पुलिस को मिले हैं और AK-47 भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। रोहित, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको? जी, मैं बता दूं कि SP भदोही डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि ये असलहे जो है यहाँ पे जो इनकी पेट्रोल टंकी है ये विष्णु मिश्रा और रामदेव मिश्रा के नाम से चल रहे थे। उसी के उनके पुत्र जो है इनामी है 1 लाख के, जो पकड़ाए गए हैं, उनको STF ने पकड़ा है, उनकी निशानदेही पे ये असलहे को बरामद किया गया है, ऐसा पुलिस का दावा है। जी, और इस वीडियो की सच्चाई क्या है रोहित? वीडियो सच्चाई है कि वीडियो में दिख रहा है कि वो AK-47 है, कई कारतूस है, पिस्टल है जो पुलिस वाले वहाँ गिन रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि पीछे की तरफ ब्लैक टी शर्ट में विष्णु मिश्रा वहाँ खड़े हुए हैं और पुलिस का ये दावा है कि विष्णु मिश्रा की निशानदेही पे ही ये असलहे बरामद किए गए हैं। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भदोही से खबर है, पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर पुलिस का दावा है कि ये चीजें बरामद हुई हैं, जिसका वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। ये पुलिस का दावा है कि AK-47 और सैकड़ों कारतूस विष्णु मिश्रा की निशानदेही पर बरामद किए गए हैं। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में है पेट्रोल पंप। रिमांड पर है पुलिस की विष्णु मिश्रा और उनसे पूछताछ में पुलिस का दावा है कि विष्णु मिश्रा ने निशानदेही पर बताया कि ये चीजें हैं पेट्रोल पंप में और उसके बाद पुलिस ने चीजें बरामद की हैं। AK-47 सैकड़ों कारतूस, इसका दावा है पुलिस का। देखिए, आप पेट्रोल पंप भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी आप देख सकते हैं। काले कपड़ों में विष्णु मिश्रा के होने का दावा है। उनसे पूछताछ की जा रही है रिमांड पर लेकर पुलिस के द्वारा। STF के रिमांड पर है विष्णु मिश्रा और वो बेटे हैं पूर्व विधायक और बाहुबली विधायक विजय मिश्रा। पिछली विधानसभा के सदस्य रहे विजय मिश्रा। उनके बेटे हैं विष्णु मिश्रा। STF के रिमांड पर हैं। उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि इसी में चीजें सामने आई।
अगली खबर भदोही से है। विष्णु मिश्रा को एसटीएफ ने रिमांड पर लिया है और कोर्ट ने एसटीएफ को 5 घंटे की रिमांड दी है। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। ज्ञानपुर जिला जेल में बंद है 1 लाख का इनामी बदमाश बाहुबली विजय मिश्रा का बेटा है विष्णु मिश्रा। एसटीएफ को 5 घंटे की रिमांड दी कोर्ट ने, सिर्फ 5 घंटे की। महाराष्ट्र के पुणे से एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया था। रिमांड है 5 घंटे की। ज्ञानपुर जिला जेल में बंद है 1 लाख के इनामी बदमाश विष्णु मिश्रा। एक और बड़ी खबर, गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस कार्रवाई की खबर है। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की अवैध जमीन को कुर्क किए जाने की खबर आ रही है। पुलिस प्रशासन ने अफसा अंसारी की 50 लाख की जमीन कुर्क की है। मोहम्मदाबाद थाना इलाके के जाफराबाद में कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की यह कार्रवाई की गई। अब खबर बांदा से है। यहां पर माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन अब इस जेल को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके। इस समय हम मौजूद हैं बांदा मंडल कारागार में। इसी जेल के अंदर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हाई सिक्योरिटी बैरिक के अंदर कैद है। जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये गेट का मुख्य द्वार है और इसके बाद एक द्वार और है और इसके बाद फिर उसके अंदर तीसरा मुख्य द्वार है जिसके अंदर कारागार में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर कैदियों से मिलने जो कोई भी आता है इस त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरे को क्रॉस करके ही वो जेल के अंदर जाता है। आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक चेक पोस्ट भी यहाँ पर जेल में बनाई गई है। चेक पोस्ट में बाकायदा हर समय जेल के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं और आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है। इसके साथ ही उनकी सघन तलाशी होती है कि कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामान जेल के भीतर ना जा पाए। पहले कारागार में इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी आया है तब से यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर इस जेल में इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके अलावा भी 48 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। इसके अलावा इस कारागार की ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होती है। सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो जेल के प्रथम गेट से ही शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको पहले ही जो द्वार है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देगा। इसी तरीके से जितने भी दरवाजे हैं जेल के, वहीं से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जेल कैंपस में आने वाला व्यक्ति आ जाता है और लास्ट तक उसकी निगरानी होती है। ख़ास तौर से अगर मुख्तार के बैरिक की बात की जाए तो वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। वहाँ पर हर समय बैरिक के बाहर एक सुरक्षाकर्मी मौजूद रहता है। इसके अलावा बैरिक में भी सुरक्षित सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत व्यस्त एरिया है जहाँ पर मंडल कारागार बनाया गया है, ये एक रास्ता जो आपको दिखाएंगे ये सीधे जाके कलेक्ट्रेट परिसर से मिलता है जो ही बहुत व्यस्त एरिया होता है, तो इस तरीके से इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। वहीं ये जो दूसरा रास्ता है ये सीधे जाके बांदा कानपुर हाईवे को मिलाता है। इस तरीके से ये कारागार जिस जगह पे बना है मंडल कारागार, ये काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में से इसकी गिनती होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है बड़ी ही चाक चौबंद की गई है। ख़ास तौर से मुख्तार के आने के बाद से यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कोई भी बिना तलाशी के जेल के अंदर ना जा सके। ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की तभी से ज़्यादा चौकस हुई है और ये अभी भी चल रही है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। और अब बात अब्बास अंसारी की। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के फरार बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर आज फैसला आएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि कल एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगी विधायक अब्बास अंसारी की जमानत पर फैसला। महानगर कोतवाली में अवैध तरीके से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करने के केस में अब्बास अंसारी फरार चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने महानगर पुलिस को 10 अगस्त तक अब्बास को पकड़कर पेश करने का आदेश दिया है।
और यूपी में माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन यह जमानत शर्तों के साथ दी गई है। मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में मिलेगी जमानत। जी हां, साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था और इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। मुख्तार ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के उसरी चट्टी में यह घटना हुई थी। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की बेंच ने मंजूर की है जमानत। इस मामले में ब्रजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को राहत दी है। सशर्त जमानत दी गई है। बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। शर्तों के साथ जमानत दी गई है ब्रजेश सिंह को। माफिया ब्रजेश सिंह को यह बड़ी राहत मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने के मामले में मिली है। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था गाजीपुर में और इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी। मुख्तार ने इसी मामले में FIR दर्ज कराई। इधर 3 जून को हुई हिंसा के मामले में कानपुर पुलिस बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने हिंसा के 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी है। कानपुर हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा, हाजी वसी सहित 3 के खिलाफ NSA की कार्रवाई करने की तैयारी। इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है और इसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और शातिर अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। ये हमारा लक्ष्य था कि हम 60 दिनों में चार्जशीट फाइल कर दें। हालांकि मुझे लगता है कि 60 दिन में तो नहीं, लेकिन 70-75 दिन के भीतर जरूर हम इसे पूरा कर लेंगे। तो इस क्रम में हमने 3 मुकदमे हैं, 42, 43, 44। तो हमने 42 में 47 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो है आरोप पत्र हमें दाखिल कर दिए हैं। तो हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अलग अलग आरोप पत्र हमें बनाने हैं, हमें दाखिल करने हैं। सबके अलग अलग जो है गुण दोष और इन्वॉल्वमेंट के आधार पर धाराएं हैं, सबका अलग अलग इन्वॉल्वमेंट है। एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि केस एकदम लॉजिकल, एकदम से ऑब्जेक्टिवली वेल डिफाइंड और इतना जो है क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए जिससे कि ये केस न्यायालय में सस्टेन कर सके। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। 62 लोगों को इस मामले में पकड़ा गया था, लेकिन 6 निर्दोष भी इसमें पकड़े गए थे। पुलिस ने जब अपनी तथ्यों को जांचा तो 6 लोगों को निर्दोष पाया और उसके बाद 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन 47 लोगों पर चार्जशीट लगाई गई है और कानपुर पुलिस बहुत तेजी से इस मामले में आगे बढ़ रही है। कानपुर पुलिस इस मामले में आगे बढ़ते हुए दोषियों को सजा दिलाने की बात कह रही है। जो नए कमिश्नर कानपुर के बने हैं BP जोगदंड, उनका भी यही कहना है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने की बात कही जाती है, लेकिन 60 दिन नहीं 70 से 75 दिन जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई को पूरा करेंगे और जो दोषी है उनको सजा दिलाई जाएगी और जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। अब खबर झांसी से। यहाँ पर एक युवक के साथ तालिबानी अंदाज में उसको प्रताड़ित किया गया। शिवपुरी बाजार इलाके में एक युवक ने चचेरे भाई के साथ बेरहमी की और निर्वस्त करके उसकी पिटाई की। अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर पीलीभीत में एक चोर की पिटाई का वीडियो सामने आया है। पूरनपुर कोतवाली के क्षेत्र के एक गांव में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा और पेड़ से बांधकर जमकर उसकी पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल बीते दिनों से इलाके में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में ग्रामीण रात में जागकर गांव की रखवाली कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है। न्यूज़ एट 4 देख रहे हैं आप। हर घर तिरंगा अभियान पर सपा और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बेतुका बयान दिया है। इस पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बर्क का बयान गलत है। तिरंगा का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, अगर बात की तो जिस तरीके से तिरंगा यात्रा की गई और हर घर तिरंगा का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि हर घर में तिरंगा लगना जरूरी नहीं, जिसकी मर्जी वो लगाए, जिसकी मर्जी न लगाए। देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तो हमारा देश आज़ाद हुआ। इस आज़ाद देश में सभी का हक है, सबका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तिरंगा का सम्मान किया जाए। जो लोग तिरंगा के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि ये देश सबका है, तिरंगा सबका है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर घर में तिरंगा लहरे, इसका पूरा प्रयास कर रही है। इससे सवाल इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति से है। रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शिवपाल ने ट्वीट किया कि जब अपनों पर बात आई तो पहुंच गए मुख्यमंत्री के यहाँ, लेकिन जब आजम के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब नहीं गए थे। देखिए, ये उनका पारिवारिक झगड़ा है, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री सभी के होते, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी दल विशेष की आवश्यकता नहीं है। इस दल के मिलेंगे, इस दल के नहीं मिलेंगे। कोई भी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री से कह सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बड़ा सीना चौड़ा करके देश की जनता के लिए पूरा काम करने के लिए बैठते हैं। कोई दल विशेष का कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन सपा के परिवार में कहीं ना कहीं झगड़ा देखने को मिल रहा है। रामगोपाल, शिवपाल और प्रहलाद यादव तीनों एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी को क्या राजनीतिक फायदा इससे मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ जिसको अच्छी लगती है वो उसी को पसंद करता है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ लोगों को अच्छी लगती हैं तो उसकी ओर लोग अपने आप आने का काम करते हैं। सपा के झगड़े से बीजेपी को कोई फायदा होता हुआ आपको नहीं दिख रहा? देखिए, हम कोई झगड़ा की बात करके राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते। भारतीय जनता पार्टी में तो सभी, क्योंकि समाज देश राष्ट्र का चिंतन, भारतीय जनता पार्टी सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति निर्माण की राजनीति करती है। व्यक्ति ज्ञानवान हो, व्यक्ति धनवान हो, व्यक्ति संस्कारवान हो, इसके लिए राजनीति करती है। कृष्ण धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और संसद के मानसून सत्र के 14वें दिन की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नेशनल हेराल्ड दफ्तर को सील किए जाने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस और विपक्ष के इस हंगामे को लेकर मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल कांग्रेस पर जमकर बरसे। बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, ईडी ने दफ्तर सील किया है कांग्रेस पार्टी का, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील हुआ, आज कांग्रेस संसद के अंदर हंगामे की रणनीति बना रही, कह रही ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। देखिए, कांग्रेस का ये स्वभाव बन गया है और उसी पर वो चलते हैं। वो समझते हैं कि वो सब कानून से ऊपर है, वो देश को जागीर समझते रहे हैं। आप देखें, देश की आज़ादी के बाद से उन्होंने इसी प्रकार से व्यवहार किया है, कानून से ऊपर समझते हैं। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना किया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड, एजेएल और जो है यंग इंडिया का सारा इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड का ये मामला है। तो कानून से क्योंकि ऊपर समझते हैं, इसलिए राहुल जी की पेशी होती है तो हल्ला मचाते हैं, सोनिया जी की पेशी होती है तो हल्ला मचाते हैं। अब नेशनल हेराल्ड आखिर कुछ तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर उसको सील किया है। तो यदि उनका पक्ष ठीक है तो इतना डरने की क्या जरूरत है? इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सियासत से एक सवाल है। रामगोपाल यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। शिवपाल ने कहा कि पहले आजम खान और तमाम सारे खिलाफ की जब कार्रवाई हो रही थी तो मुलाकात क्यों नहीं की। अब प्रहलाद यादव ने भी उन पर कहीं ना कहीं प्रहार किया है, जो आपकी पार्टी की नेता है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था एक है, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। देखिए, कथित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिखर रही है। कोई आश्चर्य मत करिएगा कि कल को अखिलेश यादव भी कुछ संकेत भेजें। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि जिस दिशाहीन पार्टी वो रही है, और अखिलेश जी ने जो काम राहुल जी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, अखिलेश जी वही काम समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं। अपने पिता को अपमानित करके उन्होंने पार्टी के ऊपर कब्जा किया, उसके अपने आप से अध्यक्ष बन गए। और इसलिए क्योंकि कोई दिशा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, तो पहले कभी कुछ थोड़ा बहुत रहा भी होगा, तो समाजवादी पार्टी बिखर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।